नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम समझेंगे कि सिविल वादों को दाखिल करने हेतु स्थान से संबंधित विधिक प्रावधानों को, यानी आपका वाद विषय वस्तु के अनुसार कहाँ दाखिल होगा, किस कोर्ट में दाखिल हो गया। तो मित्रों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों को, जिसे आगे हम शार्ट में सीपीसी कहेंगे। वाद को दाखिल करने हेतु स्थान के बारे में धारा 15 प्रावधानित करती है कि वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए, हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम हो। यानी जैसे सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज सेकेंड क्लास, तो इसमें वाद मूल्यांकन के अनुसार न्यायालय का क्षेत्राधिकार तय है, उसी के अनुसार आप इसको दाखिल करोगे। जैसे 5 लाख का विषय वाद मूल्यांकन है या 5 लाख से ऊपर का है, 5 लाख तक सिविल जज जूनियर डिवीजन और 5 लाख से ऊपर का सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ दाखिल होता है वाद के मूल्यांकन के अनुसार। फिर धारा 16 प्रावधानित करती है कि वादों का वहाँ संसित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। इसको देखते हैं किस प्रकार कि किसी विधि द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए वे वाद जो, अब देखिए वो किससे संबंधित हैं कि भाटक यानी रेंट या लाभों के सहित या रहित अस्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए, यानी सूट फॉर पोजेशन, जिसमें रेंट और लाभ भी शामिल हो। अस्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए यानी पार्टीशन सूट, अस्थावर संपत्ति के बंधक यानी मॉर्गेज या उस पर के भार की दशा में पुरोबंध, विक्रय या मोचन के लिए, अस्थावर संपत्ति में के किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए, अस्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए, प्रतिकर के लिए यानी कंपनसेशन के लिए, करस्थम या कुर्की के वस्तुता अधीन जंगम संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए यानी इमोबल प्रॉपर्टी, मोबाइल प्रॉपर्टी, उस न्यायालय में संसित किए जाएंगे जिसकी स्थानीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है। यानी आपका वाद वहां दाखिल होगा जहां पे संपत्ति स्थित है, उसी न्यायालय की अधिकारिता में। परंतु प्रतिवादी के द्वारा यह निमित्त धारित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए बाद जहां चाहा गया अनुतोष उसके सोई आज्ञानुवर्तन के द्वारा पूर्ण रूप से अभिप्राप्त किया जा सकता है, उस न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति स्थित है, या उस न्यायालय में जिसकी स्थानीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, वहां दाखिल किया जा सकता है। अब धारा 17 कहती है कि विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद, यानी आदि संपत्ति यहाँ आदि वहाँ संपत्ति, वहाँ वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संसित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। यानी 2 जगह स्थित है तो आप 2 में से 1 जगह कहीं कर सकते हो, परंतु यह तब जबकि पूरा दावा उस वाद की विषय वस्तु के मूल्य की दृष्टि से ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय हो। यानी इसको ध्यान में रखेंगे। अब धारा 18 के अनुसार जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद के संसित किए जाने का स्थान कहां होगा। जहां यह अब कथन किया जाता है कि यह निश्चित है कि कोई स्थावर संपत्ति 2 या अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, वहां उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय यदि उसका समाधान हो जाता है कि अवकथित अनिश्चितता के लिए आधार है, उस भाव का कथन अवलिखित कर सकेगा और तब उस संपत्ति से संबंधित किसी भी वाद को ग्रहण करने, उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकेगा और उस वाद में उसकी डिक्री का वही प्रभाव होगा मानो वह संपत्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हो। अब देखिए
धारा 19 क्या कहती है कि शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद कहाँ दाखिल होगा? जहां वाद शरीर या संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, तो वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में संचित किया जा सकेगा, यानी तीनों जगह। जैसे इसका दृष्टांत से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में निवास करने वाला का कलकत्ते में खा को पीटता है, खा कलकत्ते में या दिल्ली में का पर वाद ला सकेगा, यानी दोनों जगह। अब देखिए इसका दृष्टांत का खा क्या कहता है कि खा की मानहानि करने वाले कथन दिल्ली में निवास करने वाला का कलकत्ते में प्रकाशित करता है, खा कलकत्ते में या दिल्ली में का पर वाद ला सकेगा, यानी दोनों जगह। अच्छा, धारा 20 क्या कहती है कि अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां परिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है। ऊपर की कंडीशन आप छोड़ दीजिए, अगर आप उसमें आपका वाद उसमें कवर हो रहा है तो उसके अनुसार दाखिल होगा, नहीं तो फिर वो धारा 20 के अनुसार दाखिल होगा। पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए हर वाद ऐसे न्यायालय में संचित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी या जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां प्रतिवादी में हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, आप वहां दाखिल कर सकते हो। इसका दृष्टांत अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि का कलकत्ते में एक व्यापारी है, खा दिल्ली में कारोबार करता है, खा कलकत्ते के अपने अभिकर्ता के द्वारा का से माल खरीदता है और ईस्ट इंडियन रेल कंपनी को उसका परिधान करने को का से प्रार्थना करता है, का तदनुसार माल का परिधान कलकत्ते में करता है, का माल की कीमत के लिए खा के विरुद्ध वाद या तो कलकत्ते में जहां वाद हेतु पैदा होता है या दिल्ली में जहां खा कारोबार करता है ला सकेगा, यानी दोनों जगह वो दाखिल कर सकता है। अब धारा 21 इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कहती है अधिकारिता के बारे में आक्षेप कहाँ होंगे, यानी जब प्रतिवादी उसमें हाजिर होगा उसको लगता है कि बाद इस न्यायालय में नहीं दाखिल होना चाहिए तो धारा 21 के अनुसार वो उस पर आपत्ति कर सकता है। लेकिन अगर वो आपत्ति तुरंत नहीं करता यानी प्रथम सुनवाई पे नहीं करता तो फिर आगे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में वो नहीं कर पाएगा यदि उससे कोई न्याय की विफलता ना हुई हो। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि सीपीसी के तहत सिविल वाद दाखिल करने का स्थान क्या होता है विषय वस्तु के अनुसार। तो इस प्रकार हमने समझा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।